अगर मेरे से कोई पूछेगा कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में सबसे वैलिड और फेयर डील कौन सी हुई है, तो मैं तो जिलेनर का ही नाम लेने वाला हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक के सारे एपिसोड्स में सबसे बेहतर और सबसे वैलिड वैल्यूएशन पे जिसको डील मिली है वो जिलेनर स्टार्टअप ही है। आप जानेंगे कि अनुपम मित्तल ने इस स्टार्टअप में ऐसा क्या देखा कि इनको इनकी आस्ट वैल्यूएशन के इतने करीब का ऑफर दे दिया और बाकी सारे शार्क्स ने इसकी ऑफर को मैच क्यों नहीं किया। ये सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई मेरी बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी एक भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के पिछले एपिसोड में सबसे पहला स्टार्टअप जो पिच करने आया वो था जिलेनर, और इसके जो फाउंडर्स थे वो दो 19 साल के लड़के थे जिनका नाम था आदित्य और राघव। ये दोनों जो प्रोडक्ट बना रहे थे वो था न्यू एज ज्वेलरीज। अब इनके प्रोडक्ट की खासियत क्या थी कि इनका प्रोडक्ट इतना ज्यादा अच्छा था डिजाइन में कि इनके पास ऑलरेडी जो कस्टमर्स थे उसमें उन लोग के पास फेमस रैपर्स फॉर एग्जांपल रफ्तार, डिवाइन, ये सारे लोग खरीद रहे थे। सेकंड जो इनके बेस्ट कस्टमर्स थे वो थे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, प्लस स्पोर्ट्स एथलीट्स भी इनके सारे प्रोडक्ट्स बाय कर रहे थे। मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो एक हाई एज ऑडियंस तक पहुंच रहे थे। मतलब कुछ ना कुछ तो बात थी इनके प्रोडक्ट में। अगर इनकी सेल्स की बात की जाए कि ये सेल कहां पे करते थे, कहां पे अपने प्रोडक्ट बेचते थे, तो बेसिकली अपने वेबसाइट पे और अपने इंस्टाग्राम पे अपने इन सारे प्रोडक्ट्स को सेल करते थे। इनकी आस्क वैल्यूएशन थी 15 करोड़ की। ये 50 लाख रुपए उठाने आए थे 3.3% इक्विटी के लिए। लेकिन फाइनली जो इनको ऑफर मिला वो था अनुपम मित्तल से, जिसमें इन्होंने डील क्लोज भी की। वो थी 1 करोड़ रुपए फॉर 10% इक्विटी, जो कि इनके कंपनी को 10 करोड़ की वैल्यूएशन देती है। मेरे हिसाब से एकदम फेयर वैल्यूएशन थी और अनुपम मित्तल ने एक भी छेड़ाछाड़ी नहीं किया, एक फेयर वैल्यूएशन दे दी। अब समझने वाली बात यह है कि जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ये सबसे फेयर वैल्यूएशन दी गई, या ऐसा क्यों? मेरे हिसाब से जिस तरह शार्क्स बैठे थे, ये लोग प्लान में थे कि इस कंपनी की वैल्यूएशन 5 से 7 करोड़ के बीच में लाई जाए और ये इतने में लाके क्लोज भी करते। लेकिन अगर आप पूरे एपिसोड को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एपिसोड है ये एक साथ शूट किया गया है। आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से पैराडाइज के डील में अमन और विनीता ने अनुपम के साथ धोखा कर दिया था, उनको एक लटका दिया था हैंगर पे। और वही उसी चीज का बदला लेने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए अनुपम मित्तल ने ईगो में आके इतना बड़ा ऑफर सामने रख दिया कि वो लोग मना ही ना कर पाए। वैसे पीयूष बंसल, अमन गुप्ता और विनीता सिंह ने भी तीनों ने मिलकर कंबाइंड ऑफर दिया था 5 करोड़ का। लेकिन उस वैल्यूएशन को बीट करते हुए अनुपम मित्तल ने 10 करोड़ की वैल्यूएशन दे दी थी। जो फाउंडर भी थे वो लोग भी बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने वैल्यूएशन को चुना इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टर्स। तो उन्होंने अनुपम मित्तल को चुन के अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए उनके ऑफर को ले लिया। अब जरा समझते हैं कि इनके प्रोडक्ट में क्या खास था। इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो ऑलरेडी एकदम सुपीरियर क्वालिटी की थी, क्योंकि अगर इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो इतने बड़े बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटीज इनके प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे होते। सेकंड, जो इनके डिजाइन थे वो इतने ज्यादा बेहतरीन थे कि ये जो अपने डिजाइन बनाते थे अपने प्रोडक्ट पे, अपने ज्वेलरी पे, ये हमको साइकोलॉजिकली हिट करते थे। तो इनका डिजाइन भी एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट था इनके प्रोडक्ट में। और थर्ड कि ये लोग कस्टम मेड ज्वेलरीज भी बनाते थे। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट साबित होने वाला है, क्योंकि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ये ऑलरेडी प्री मेड ज्वेलरीज नहीं खरीदते, बल्कि ये लोग अपने हिसाब से कस्टम मेड ज्वेलरीज बनवाना चाहते हैं। तो ये लोग ये सर्विस भी ऑफर करते हैं। मतलब कि इनकी सेल्स तो तगड़ी होने वाली थी, जो कि इनके सेल्स में दिखा भी। इनके पहले मंथ की जो इनके पहले ईयर की सेल थी वो थी 11 लाख, सेकंड ईयर की सेल थी 72 लाख और थर्ड ईयर की सेल जो ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे इस साल वो लगभग 2 करोड़ के करीब है। 19 साल के लड़के अगर 2 करोड़ का रेवेन्यू बना रहे हैं अपनी कंपनी से, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे भाई। तो इनकी रेवेन्यू में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी, मतलब कि अमेजिंग रेवेन्यू इन लोग कर रहे थे। अगर इनके रीजंस की बात की जाए कि इनको ये डील क्यों मिली, इनको ये ऑफर क्यों मिला, तो सबसे पहला है इंडस्ट्री को देखते हुए। इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ज्यादा सिंपल है, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है, तो इसमें बहुत ज्यादा झंझट मारी नहीं है। चुपचाप प्रोडक्ट बनाओ, बेचो और उसमें से रेवेन्यू कमाओ। तो ये सिंपल है, मतलब कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर का पैसा होता है वो फंसता नहीं है। सेकंड कि इनकी जो इंडस्ट्री है बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है, प्लस इसका जो ग्लोबल लेवल पे मार्केट है वो $बिलियन का मार्केट है। मतलब कि अगर कभी जाके ये लोग ग्लोबल जाना चाहें और ग्लोबली अगर ये सक्सीड कर पाए तो इनका जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है शार्क्स का वो 10x नहीं 20x नहीं 100x रिटर्न लाके देने वाला है। थर्ड चीज, इनका जो टारगेट ऑडियंस होने वाला है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन को भी आजकल ज्वेलरीज पहनने का बहुत ज्यादा शौक है, स्पेशली कस्टम मेड ज्वेलरीज। सेलिब्रिटीज हो गए, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हो गए। तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनको पैसा खर्चा करने में कुछ जाता नहीं, ये लोग पैसा खर्चा कर देंगे ज्वेलरीज पे अगर इनको इनके पसंद की ज्वेलरी मिल रही है। मतलब जो इनका टारगेट ऑडियंस है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लेवल पे है, तो इनको कभी भी रेवेन्यू या फिर अपने प्राइसिंग का इशू नहीं आने वाला। नमिता थापर ने बोला था कि आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, वो विजन ही नहीं समझ पाई कंपनी का कि वो कंपनी कोई अंडू झंडू लोगों को अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहती है, बल्कि उनका जो टारगेट ऑडियंस है वही अपर क्लास लेवल पे।
मतलब अपर क्लास इंडिविजुअल्स हैं तो उनको कभी भी प्राइसिंग की इशू नहीं आने वाली। आप 14,000 में बेच रहे हो, 20,000 में बेचोगे तो भी वो खरीदेंगे। उनके बाप का कुछ जाता नहीं, उनके पास पैसा है भाई, तो लोग खर्चा करते हैं अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपने ज्वेलरीज पे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इनके यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की बात की जाए, मतलब कि इनके अंदर क्या अलग था, तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जो अलग थी वो थी इनका डिज़ाइन सेंस। ये इनके जो फाउंडर्स थे इन दोनों ने बोला भी, जब इनसे पूछा गया कि आपका यूएसपी क्या है, तो इन्होंने बोला कि हमारा यूएसपी हम खुद हैं, कि जिस तरीके से हम डिज़ाइन बना सकते हैं, जिस तरीके से हम इनके इमोशंस को साइकोलॉजिकली हिट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा हिप हॉप का डीप नॉलेज भी होना पड़ेगा, और जो कि हर बंदे की बस की बात नहीं है। तो इसलिए इनका जो डिज़ाइन था वही सबसे बड़ा यूएसपी था। सेकंड, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख रहे हैं, फिलहाल के लिए इनके डैड के फैक्ट्री में लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अभी तक के लिए इनका जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस है वो पूरी तरीके से सॉर्टेड है, तो ये भी एक टेंशन वाली बात नहीं है। तो इन सारे रीजंस की वजह से अनुपम मित्तल ने इनको ऑफर दिया, और अनुपम मित्तल का ईगो भी आ गया था, क्योंकि पिछली बार जब पिछले एपिसोड में जब वो ऑफर आया था पैराडाइज का, तो उसमें अमन और विनीता ने उनके साथ गेम कर दिया। तो इस बार अनुपम मित्तल ने ईगो में आके ऑफर दे दिया, और किस्मत से कि ऑफर इन लोगों ने ले भी लिया। इसलिए आप देखोगे कि अनुपम मित्तल ये एपिसोड में बहुत खुश थे, ओ बेबी, ओ डैम, ऐसे चिल्ला भी रहे थे। तो भाई अच्छी चीज़ है। मैं तो बोलता हूँ शार्क्स में झगड़ा हो, जिससे स्टार्टअप्स को प्रॉफिट हो, ये लोग सब मिलके शार्क्स स्टार्टअप को लूटे ना, क्योंकि ये लोग वैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक कंपनी की वैल्यूएशन पहुंचाने में पसीने छूट जाते हैं, कपड़े उतर जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो यहीं अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायो नारा।